नमस्कार, जी बिजनेस की बेहद खास पेशकश म्यूचुअल फंड्स में आपका स्वागत है। हमारा वीकली शो है, उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जायजा लेते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड से किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर हैं और एसआईपी कहां पर शुरू आप कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज के खास एक्सपर्ट जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हैं, हर्षवर्धन रूंगटा जी, सीएफपी रूंगटा सिक्योरिटीज के। हर्षवर्धन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। थैंक यू रजत। और यहाँ पर पहले दर्शकों को बता दें किस तरीके से वो इस शो में जुड़ सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, या तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, fund@zenetwork.com हमारा मेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, पोर्टफोलियो लिखकर भेजें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। उसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग बॉक्स में जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। सवाल आपका सिलसिला शुरू करते हैं। पहले व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी इस समय कानपुर से लाइन पे हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। आपने अपना पोर्टफोलियो भेजा है हमको। जी, मैंने पूरा पोर्टफोलियो आपके पास भेज दिया था सर जी। तो मुझे थोड़ा सा यही जानना था कि क्या इस समय मैं इसको किस तरीके से मतलब आगे क्या ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो सही है और इसको क्या नए तरीके से कुछ डिजाइन करना चाहिए क्या, मतलब थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल दीपक जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आपने एक साथ रकम डाली आईसीसी डायनामिक इक्विटी, आईसीसी डिस्कवरी, रिलायंस एमआईपी जैसे फंड्स में? आपका एक मुश्त निवेश है? या सर, असल में मैंने ये आज से जो है करीब ये 3 साल पहले निवेश किया था, तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू ही निवेश किया था जी। अभी मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि उस समय चूंकि बाजार इतना हाई था तो मेरा अभी भी शायद उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने साथ में और भी लिखा है, जैसे एलआईसी प्रॉफिट प्लस जैसे प्लान्स में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पर बीमा पॉलिसीज काफी ज्यादा ले रखी हैं, एंडोमेंट प्लान्स काफी ज्यादा हैं आपके पोर्टफोलियो में। ओवरऑल आपने एक आरजीईएसएस में भी अब इन्वेस्टमेंट की है एचडीएफसी के, पर एचडीएफसी टॉप 200 से निकलकर इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव आपने रखा? सर असल में ऑब्जेक्टिव इसके लिए मैंने कोई भी नहीं रखा था, मैंने सिर्फ अपने एडवाइजर के थ्रू ही मतलब उनके कहने पे ही ये किया था। इसके लिए मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। और प्रॉफिट प्लस के लिए मैं चूंकि अपना 5 साल का पूरा टाइम होराइजन पूरा कर चुका हूँ, तो अभी मुझे ये जानना था कि अभी 5 साल उसमें और भी बाकी है क्योंकि उसकी मेच्योरिटी होने में। तो उद्देश्य क्या है? क्या समझे आप? कब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में? सॉरी, कब तक आपका प्लान है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते चले जाने का? मैं लगातार ही इन्वेस्ट करूंगा। मैंने अभी मतलब कुछ भी मैंने उसको ट्रैक करने की कोशिश नहीं की है कि मैं फायदे में हूँ या नुकसान में हूँ। यानी लंबी अवधि का आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहे हैं। 36 साल आपकी उम्र है, काफी बेहतर विचार है। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शेयर बाजार आपको अच्छे खासे रिटर्न दिलाएगा। पर हर्षवर्धन जी, जो पोर्टफोलियो आपके पास भेजा गया, आपने उसको कैसे यहाँ पर देखा और साथ ही इनके लिए क्या सलाह है? इन्होंने एक साथ इन्वेस्टमेंट की थी पर उसके बाद एसआईपी के जरिए कंटिन्यू नहीं की, तो बाजार में यहाँ पर एवरेजिंग का फायदा नहीं उठा पाया। बाजार में तेजी है, इनका पोर्टफोलियो इनको अच्छे रिटर्न दिला सकता है, पर कुछ क्या चढ़ने की जरूरत या फिर एसआईपी शुरू करने की जरूरत है? दीपक जी, पहली बात, आपने जो स्कीम्स में जो निवेश किया है वो स्कीम्स अच्छी हैं। वो एक अपने आप में एक अलग थीम्स की हैं। आईसीआईसीआई डायनामिक फंड जो है आपका, आईसीआईसीआई डिस्कवरी, एचडीएफसी टॉप 200, ये जो सारे फंड जिसमें आपने निवेश किया है वो अच्छी हैं और वेल परफॉर्मिंग है अपनी इंडिविजुअल कैटेगरीज में। सो आप इन सभी फंड्स में बने रह सकते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ है कि आपने एचडीएफसी टॉप 200 से एचडीएफसी की राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स में जो स्विच किया था, वो अगर टैक्स सेविंग पर्पस के लिए नहीं किया है तो शायद ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे आपका एक अननेसेसरीली आपका एक चर्न किया गया है पोर्टफोलियो, क्योंकि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स उन्हीं के लिए थी जिन्हें टैक्स बेनिफिट्स चाहिए था, और निवेश जो है वो डीमैट के फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हालांकि आपने अभी स्विच कर चुके हैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मुझे आपसे आपको एक सलाह देनी है, वो ये है कि आप कोई भी ऐसे स्विच करें तो थोड़ा समझिए कि आप ये स्विच क्यों कर रहे हैं। तो आपको शायद निटी-ग्रिटीज आपकी जो भी स्कीम्स की हैं वो पता रहेगी, तो आप ये डिसीजन लेना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जहाँ तक आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का सवाल है, हमने सारी आपकी पॉलिसीज़ देखी हैं। आपकी जो लगभग सारी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और कईयों के तो प्रीमियम भरना भी ख़त्म हो चुका है। तो मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि आप इन्हें कंटिन्यू रखिए मैच्योरिटी तक। अभी इसमें से निकलना आपके लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। सिर्फ ये ध्यान रखिए, उनमें भी ऑप्शंस हैं कि आप इक्विटी में रहना चाहते हैं, डेट में रहना चाहते हैं, तो वो एक समझ के, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इक्विटी फंड को सिलेक्ट करें। ऐसा हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं तो आपने डेट या बैलेंस फंड में रखा हो, तो ये एक नज़र ज़रूर अपने पोर्टफोलियो पे डालेगा।
जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि आप अपने डिपेंडेंट्स और जिनको भी आपका प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, सो आपका एक टर्म पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। रजत, जहाँ तक आपकी बात थी, आपने कहा था कि उन्होंने एसआईपी नहीं किया है, तो दीपक जी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्रेश और कोई अमाउंट डालना चाहते हैं, अपने मेल में भी आपने लिखा था कि करीबन 4000 रुपीज़ अ मंथ आप निवेश करना चाहते हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अभी लार्ज कैप कंपनीज की तरफ फोकस रखिए। और क्योंकि इकोनॉमी एक यू टर्न ले रही है, और जैसे अगर ऐसा कोई अपवर्ड स्विंग होता है, तो पहले जो कंट्री की लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से अबव होता है, वो इसका फायदा पहले ले सकती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप 4,000 रुपया हर महीने का फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में निवेश करिए, और इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रहने दीजिए। तो ये आपका पोर्टफोलियो एक पूरा बन जाएगा, और आप इसे थोड़ा केयरफुली मॉनिटर करिए, एडवाइस को आप डबल चेक कर लीजिए। ये आपके लिए मेरी सलाह रहेगी। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। ब्रेक म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट से कोई भी अगर आप राय लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स पे, तो हमको आप प्रश्न लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी नोट करें, fund@zenetwork.com। यहाँ पर जाकर डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर फंड लिखकर अपना सवाल लिखकर भेजें 57575 पर। अगले व्यूअर सोफिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं गुवाहाटी से। सोफिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, आप पूछिए अपना प्रश्न जी। मैंने अपना जो फंड्स का लिस्ट लिख के भेजा था, मैंने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था थ्रू एसआईपी इन सम ऑफ देम, लेकिन इसके बाद मतलब कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट नहीं किया है जी। तो मैं इसलिए अमाउंट नहीं लिख पाई एग्जैक्टली कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल, तो जितना जमा हो गया उतना आपने हमारे पास भेजा है, पर जब आपका पोर्टफोलियो देखा गया तो सारी टैक्स स्कीम्स हैं, बिरला सन लाइफ की टैक्स सेव रिलीफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी टैक्स प्लान, और साथ ही प्रिंसिपल और सुंदरम के भी टैक्स सेवर प्लान्स आपके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया कभी भी? नहीं, मैंने एक्चुअली टैक्स सेविंग के लिए पहले शुरू किया था, तो सारे ये लोग हैं जी। प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि अब क्या ऑब्जेक्टिव है, आप आने वाले कितने साल में कितनी रकम सोच रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में हो? आने वाले 5 साल में मैं 15 लाख उसमें से निकालना चाहती हूँ। तो वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरे उसको रिव्यू करें और मुझे बताए कि ये मतलब कैसा, क्योंकि अभी तो मुझे फंड का हालत कैसा है मुझे नहीं पता। बिल्कुल, 15 लाख रुपए आप जमा करना चाहती हैं 5 साल में, पर आप एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहती हैं? ऐसा मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी फंड में, मैं एसआईपी के थ्रू ही करना चाहती हूँ। बिल्कुल, चलिए आपको हर्षवर्धन से राय दिलाते हैं। रुंगटा साहब, आपके पास जो पोर्टफोलियो भेजा गया उसमें सारे ईएलएसएस हैं, टैक्स सेविंग मुख्य ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लग रहा है इनका था, पर कुछ ज्यादा हो गया है, किसी तरीके से आइडियल पोर्टफोलियो नहीं है। क्या सलाह देंगे? अब इनकी उम्र यहाँ पर जो लिख के भेजी वो 30 साल है, परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन कर सकते हैं? 5 साल में 15 लाख की राशि जुटानी है इनको। सोफिया जी, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपने एसआईपी के थ्रू जितने भी अभी निवेश किए हैं वो सब एसआईपी के थ्रू आपने टैक्स सेविंग स्कीम्स में किए हैं। सो आपका जो 3 साल का लॉक इन जो होता है वो एवरी इंस्टॉलमेंट से गिना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपने अप्रैल 2010 में जो भी एसआईपी किया है, जो भी निवेश या जो भी इंस्टॉलमेंट आपका गया है म्यूचुअल फंड में, वो अप्रैल 2013 में फ्री होता है रिडीम करने के लिए। आपने जो मई 2010 में किया है वो मई 2013 में आपका रिडीम कर सकते हैं आप। तो 3 साल का जो लॉक इन होता है वो एवरी इंस्टॉलमेंट से गिना जाता है। सो आपको अगर 15 लाख रुपए 5 साल बाद एक साथ अगर आपको जरूरत है तो आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में एसआईपी नहीं कर सकती। अगर आपका टैक्स सेविंग जो ऑब्जेक्टिव है फिर भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका विड्रॉल के टाइम में आपको 15 लाख एक साथ नहीं निकालने मिलेगा। मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपका टारगेट बहुत स्पेसिफिक है, 5 इयर्स के बाद आपको चाहिए, मैं आपको एसआईपी जो करनी है वो मैं आपको 2 स्कीम्स बता देता हूँ। एक आप यूटीआई की डिविडेंड यील्ड फंड एंड दूसरा रिलायंस रेगुलर सेविंग बैलेंस्ड फंड, इन दोनों में आप निवेश करिए। और जैसे 3 साल खत्म हो जाते हैं तो आपको पैसे 5 साल बाद चाहिए, तो 2 साल पहले जो 3 साल होने के बाद आप इनमें से सब इक्विटी में से निकल के आप डेट में जाइएगा और ऐसे फंड में जाइएगा जिसमें अगर 15-20% अगर इक्विटी होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमआईपीज आप सिलेक्ट कर सकती हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिकली आप ध्यान में रखिए, और अपने जो भी फंड्स हैं एसआईपीज के थ्रू अगर इक्विटीज में टैक्स सेविंग स्कीम्स में जा रहे हैं तो बंद करिए, और जो ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें उसी में रहने दीजिए। चलिए, इसी बीच विजय कुमार जी भी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए।
विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या प्रश्न है आपका? जी मेरी उम्र 40 साल है जी। और मेरे को इस समय मेरे पास से इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10,000 पर मंथ कर सकता हूँ। तो 60 साल की उम्र में मेरे 20 साल के पीरियड में मेरे पास 50 लाख रुपए इकट्ठा किस स्कीम में, ऐसा म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्ट करूं जो मेरे को 50 लाख रुपए मिल सके। आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट की है? हाँ किया है, अराउंड 5 इयर्स बिफोर एक ब्लू चिप्स था उसका, फ्रैंकलिन का, उसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो अच्छा रिटर्न मिला था, बट सम रीजंस मैंने उसको सिलेंडर किया था। जी, पर आप लंबी अवधि के लिए 5 साल के लिए, काफी लंबी अवधि के लिए इनका नजरिया है। हर्षवर्धन जी क्या सलाह देंगे? 20 साल काफी लंबी अवधि है और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो काफी ही लंबी अवधि है। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न जुटा सकते हैं। 10,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो क्या इनको सलाह देंगे और कौन से फंड्स पे नजर रख के चल सकते हैं? विजय जी, पहली बात ये अच्छी बात है कि आपने 20 साल का नजरिया आपके हाथ में रखते हुए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता दूं, रिटायरमेंट की जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें आप इन्फ्लेशन जरूर इंक्लूड करिए। मैं समझ रहा हूं कि आप 50 लाख जो इकट्ठा करना चाहते हैं वो एक बहुत अच्छा लक्ष्य आपने शुरुआत में सेट किया है, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से आप अगर इन्फ्लेशन भी जोड़ते हैं तो आपका एक जो कॉर्पस एक्यूमुलेशन का जो टारगेट है वो एक स्पेसिफिक बन सकता है और आपकी जो एक्चुअल रिटायरमेंट आपको अच्छा रिटायरमेंट दे सकता है। आप अपने बाकी जो सारे आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सारे इकट्ठा एक अनुमान लगाइए कि आपके लिए कितना आने वाला है, तो आप उसी प्रकार अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जहां तक आपके 10,000 रुपये हर महीने के जो निवेश करने की बात है, मैं आपको फंड्स बता दूं जिसमें आप ये निवेश कर सकते हैं। फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में जो आपका ऑलरेडी फंड पहले आपने निवेश किया था बहुत अच्छा फंड है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 5,000 रुपीज फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में करिए, 2,500 रुपीज SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में निवेश करिए और HDFC प्रूडेंस फंड में आप बाकी का 2,500 रुपया करिए। अब मैं आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी दे दूं कि आप जो 10,000 रुपीज हर महीने का करना चाहते हैं वो अगर हम इक्विटीज, लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स जो हम देखते हैं वो करीबन 14% एवरेज मिल जाता है। अगर हम 14% से इसे आगे बढ़ाएं और देखें कि आपका कॉर्पस 20 ईयर्स लेटर क्या होगा, सिर्फ यही 10,000 पर महीने के वजह से आपके पास इकट्ठा जो होगा वो होगा करीबन 1.28 करोड़। तो जहां आपका 50 लाख का टारगेट था वो आप बहुत हेल्दी फॉर्म में सरपास कर रहे हैं। सिर्फ आप बाकी अनुमान लगाइए कि आपके और रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या आने वाले हैं और वो आपके इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपके रिटायरमेंट में आपकी सहायता करेंगे कि नहीं, वो आप अपने एक फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस कर लीजिए। चलिए, फिलहाल जो फंड्स बताए गए हैं उसमें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, SBI इमर्जिंग बिजनेसेस और HDFC प्रूडेंस, ये कुछ फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एक आइडियल शेप देगा और इन पर नजर रख के चल सकते हैं। RC शुक्ला जी इस समय वाराणसी से लाइन पे हैं। शुक्ला साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। म्यूचुअल फंड से जुड़ा क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्कार जी। ICICI और HDFC इन फंड हाउसेस के कुछ हमारे पास हैं जो SIP के थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी शुक्ला साहब, प्रश्न क्या है? क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड फंड में? आप है कि गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए कौन सा बेहतर तरीका होगा? शुक्ला साहब, आपने देखा होगा गोल्ड प्राइसेस काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, गिरावट की संभावना और भी है। इस समय आप क्यों इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं? कि गिरावट का आप फायदा उठाना चाहते हैं? SIP के थ्रू अगर करें तो बिल्कुल सही विचार है। और रुंगटा साहब, मेरा भी प्रश्न आपसे यही है, गोल्ड में काफी ज्यादा करेक्शन है और अगर तकनीकी जानकारों के माने तो जिस तरीके से इसमें टेक्निकल पैन आउट हो रहे हैं, 22,000 या फिर 23,000 के लेवल पे 10 ग्राम सोना हो सकता है ट्रेड करता हुआ नजर आए। वर्ल्ड मार्केट्स में काफी करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गोल्ड फंड्स को इस समय अवॉइड करना चाहिए या फिर SIP शुरू करने का बिल्कुल ठीक समय है? और कौन से गोल्ड फंड पे नजर रख के चल सकते हो कि रिटर्न्स नेगेटिव है अगर 6 महीने या फिर 3 महीने के रिटर्न्स देखें तो? हाँ जी रजत, आप सही फरमा रहे हैं कि हम जो डेटा देख रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड आपको शायद 22 या 23,000 रुपये में भी मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं और जहाँ तक हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो आपने जो ओरिजिनली अपना एसेट एलोकेशन प्लान बनाया था जिसमें हम कहते हैं कि अराउंड 10% तक आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म में हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। जो रिटर्न्स लास्ट 3 इयर्स से हमने देखे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहे थे। एवरेज रिटर्न हम देखते हैं कि 8% आसपास आपको गोल्ड में मिलना चाहिए, लेकिन जहां वो 20-25% रिटर्न देने लग गया था सालाना, तो करेक्ट तो होना ही था कि वो अपने एक लेवल पे आने के लिए। अभी गोइंग फर्दर आप अपना एसेट एलोकेशन प्लान बरकरार रखिए। SIP के रूट से अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो आपको ये उतार चढ़ाव का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली गोल्ड में निवेश करिए। जहां तक शुक्ला जी का सवाल है कि कौन से फंड में करना चाहिए, मैं बता दूं, SBI का गोल्ड फंड
उसमें वो निवेश कर सकते हैं। उन्होंने अपने मेल में एक चीज और कहा था कि वो एक एक्सपेंस का रेशियो भी कंपेयर करना चाहते हैं। तो एक पॉइंट मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूंगा कि अगर वो कोई ब्रोकर से उनका अकाउंट है, कोई स्टॉक ब्रोकर के साथ उनका अकाउंट है, तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी गोल्ड ETF लिस्टेड होते हैं। सो अगर वो वहां से खरीदते हैं तो उनका 0.5% और बच जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो अगर उनका डीमैट अकाउंट है और ब्रोकिंग अकाउंट है तो वो गोल्ड ETF खरीदे, और अगर नहीं है तो गोल्ड फंड के थ्रू वो गोल्ड अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो है SBI गोल्ड फंड। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। म्यूचुअल फंड्स में आपका स्वागत है। हर्षवर्धन रूंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP, और आपके प्रश्नों के ऊपर आपको नजरिया दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप परफेक्ट पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं जो लंबी अवधि में आपको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। आप भी हमें प्रश्न लिखें, fund@zenetwork.com पे प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भेजें, उसको रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ आपको नया पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें और अपना प्रश्न हमें लिखकर भेज दें 57575 पर। मेल के जरिए प्रश्न है, आशीष जी का प्रश्न लेते हैं, गुड़गांव से प्रश्न आया है और पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रूंगटा साहब। 5 लाख हर साल ये कमाते हैं, 30 साल इनकी उम्र इन्होंने बताई, 1 लाख रुपए इनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 से 2 साल का नजरिया है इनका हालांकि, पर म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से ये थोड़ी छोटी अवधि है। तो इस समय क्या यहाँ पर ठीक रहेगा? इन्होंने पूछा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बेहतर है या फिर इक्विटी में, या फिर कुछ सेफ रास्ता आप बताएंगे, क्योंकि ब्याज दरें घटने की भी संभावना काफी ज्यादा है और इनकम फंड्स बाजार को इसमें काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो कैसे इस समय अपने पोर्टफोलियो को इनको बनाना चाहिए? वेल रजत, इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और 1 लाख रुपया 1 या 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां तक हम हमेशा समझते हैं कि गोल्ड एक सेफ बेट है जहां पे रिटर्न्स भी डिसेंट मिलते हैं, लेकिन मेरा सुझाव इनके लिए रहेगा कि आप क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, ये मत सोचिए कि गोल्ड वॉलेटाइल एसेट नहीं है। गोल्ड भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जो हमने अभी देख लिया है लास्ट 3-4 मंथ्स में, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। ये मैं नहीं कह रहा कि गोल्ड में निवेश मत करिए, लेकिन आप अगर यही नज़रिए से कर रहे हैं कि वो सेफ है, तो शायद आपको अपनी जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े और क्लियर करके आप अगर एंटर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रजत, आपने सही कहा कि अभी जो ब्याज दरें घट रही हैं, तो इनमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 1 ईयर से 2 साल के बीच में आप इनकम फंड्स या जो डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं उसमें आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा स्टेबल और बेटर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि आप बिरला डायनामिक फंड में निवेश करें, क्योंकि ये एक डेट पोर्टफोलियो बनता है और ये इनका जो एलोकेशन होता है और जो पेपर सिलेक्ट किए जाते हैं वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पे चूज करते हैं एक मार्केट सिनेरियो देख के। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि क्योंकि इनका 1 साल प्लस का होराइजन है, ये बिरला सन लाइफ का डायनामिक फंड में निवेश करें और वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में। बिल्कुल, पर रूंगटा साहब, इसमें बाजार में भी जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, क्या किसी इक्विटी फंड में आप सलाह नहीं देंगे कि यहाँ पर SIP करें तो फायदा हो सकता है? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स में भी इस समय काफी ज्यादा तेजी है और सीधे सीधे भारतीय बाजारों पर जिस तरीके से पॉजिटिव रुझान, इनफैक्ट यहाँ पर ब्याज दरें घटने की साफ तौर पे संभावना बढ़ती चली जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी की संभावना है। तो क्या इक्विटी फंड्स भी 1 से 2 साल के नजरिए से अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको? जी नहीं, सिर्फ एक कारण से मैं आपको कहूंगा कि इक्विटी फंड, क्योंकि इनका होराइजन सिर्फ 1 ईयर एंड 2 ईयर्स का है, तो इन्हें इक्विटी मार्केट में आप देखिए रजत, बहुत सरप्राइजेस आते हैं जहां आप सब कुछ ठीक होता हुआ देखेंगे, अचानक आपको कोई क्राइसिस सिचुएशन दिख जाएगी जिससे मार्केट फिर से गिर सकता है। मार्केट को स्टेबलाइज होने में और एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म होराइजन है आपका, तो आप इक्विटी मार्केट में डेफिनेटली नहीं निवेश कर सकते, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत पॉजिटिव दिख रहा हो। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर आपको इक्विटी जैसे रिटर्न्स आपको डेट में मिल सकते हैं और जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि अभी भी आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आप 25 बेसिस पॉइंट्स रिपो कट और CRR कट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बेनिफिट डायरेक्टली आपको डेट फंड में मिलेगा। अगर 1 ईयर और 2 ईयर्स का होराइजन है तो आपको डेफिनेटली डेट फंड करना चाहिए, में निवेश करना चाहिए। और इन्होंने एक और बात कही थी कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो ये मार्केट्स को नहीं समझते हैं, तो इनके लिए बेटर है कि ये डेट पे ही फोकस रखें, ना कि इक्विटी और कोई और एसेट क्लास में एक बार फिलहाल ध्यान दें। रूंगटा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।